हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज है 5 सितंबर और आज के दिल्ली एडिशन हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन को कवर करेंगे। तो हम इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। जीएस वाइज इसका ब्रेकअप दिया हुआ है। तो जीएस 1 में वी हैव दिस ऑफ वुमेन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हायर जुडिशरी में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है। तो कहते बहुत एफर्ट्स के बाद हम वुमेन जजेस को लेके आ पाए हैं। पर अगर देखा जाए, हम जुडिशरी में बात कर रहे हैं कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है, क्या बाकी सेक्टर्स में कम नहीं है एंड प्राइवेट सेक्टर और एनी अदर प्लेस? सो वी डोंट सी मोर वुमेन एट द हायर पोजिशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जनरल स्टडीज 1 के लिए। नेक्स्ट है GS2। सो उसमें है आपका ECI डिक्लेयर्स बाइपोल्स एंड्स बंगाल सस्पेंस। दिस इज विद रेफरेंस टू हमारे जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो उनके बारे में शी लॉस्ट द इलेक्शन। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में बाइपोल्स होंगे, तो उसको देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैसे है। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में। सो दे आर हैविंग टॉक्स विद तालिबान। कुछ इंडिकेशंस मिले हैं दैट इंडियन गवर्नमेंट इज एंगेजिंग विद द तालिबान। तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स थोड़ा सा हम देखेंगे फॉर आवर स्टडीज। फिर एक एडवर्टिजमेंट थी गवर्नमेंट में। हम लोग नॉर्मली एडवर्टिजमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमें बताती है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, क्या स्कीम आने वाली है, या फिर कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में हमें पता लगता है, और इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर एक ऐड थी बाय दी असम गवर्नमेंट, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। और इसके रिगार्ड में कुछ पहले भी कोई पॉलिसीज आ चुकी है, तो अगर आपको पता है उनका नाम, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू केरला, एक बीमारी है निपा वायरस। तो निपा एक डिजीज़ है जो बहुत फैटल है, मतलब किसी को इन्फेक्शन होता है तो चांसेस आर दे विल डाई। तो अब तक 23 लोगों को इंडिया में आइडेंटिफाई हुआ है निपा के साथ, और उनमें से 18 हैव पास्ड अवे। तो ये वापस केरला में देखी गई है इन द कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। फिर केरला के रेफरेंस में अगेन केरला के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू मूव टू मतलब वो नॉर्मलाइज करने वाले हैं अपने स्टेट को। कोविड में जो लॉक हो गया था सब कुछ, उसको अनलॉक करना चाहते हैं। तो एक स्टेट का ट्रेंड हमें दिखता है। ठीक है, हमें दिखता है कि स्टेट की प्रायोरिटी क्या है, और उसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इट शुड हैव बीन इन GS2 एक्चुअली। विल प्रपोज ऑल्टर्ड कोर्स ऑफ, ये हो गया। व्हाई द प्रायोरिटी शुड बी टू रीओपन स्कूल्स। तो साइंस एंड टेक सेक्शन जो है आज का संडे को आता है, तो उसमें था कि स्कूल्स को रीओपन कर देना चाहिए, पर उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं आज के पेपर में। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पॉलिसी इशू भी है, पॉलिसी ऑफ हेल्थ ऑल्सो, साइंस एंड टेक ऑल्सो। नेक्स्ट, अफ्रीका के अंदर एक ट्रायल्स चल रहे हैं ऑन मलेरिया। तो मलेरिया के रेफरेंस में एक नई वैक्सीन न्यूज़ के अंदर आई है जो प्रीलिम्स के लिए नेचुरली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब आते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। सो ECI डिक्लेयर्स बाइपोल्स एंड्स बंगाल सस्पेंस। ठीक है, तो ममता बंगाल में इलेक्शन हुआ था एंड ममता बनर्जी हैड वन। उनकी पार्टी जो TMC है, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया था, बट दे वन द इलेक्शंस। बट जो उनका प्राइम कैंडिडेट था, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट, वो इलेक्शन हार गए। तो नंदीग्राम करके एक जगह है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे और वहाँ से वो हार गए। तो गवर्नमेंट बन गई है एंड शी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 पार्ट 4 वो कहता है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। मतलब अगर वो 6 महीने तक मिनिस्टर मेंबर नहीं बनती है लेजिस्लेचर की, तो शी विल नॉट रिमेन अ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकती है। एंड लाइकवाइज इवन फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेम इज एप्लीकेबल। तो मनमोहन सिंह वॉज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, स्टिल ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर।
6 महीने बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था कैसे भी करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। कैसे भी एक फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि बाईपोल्स क्या होते हैं। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था पहले कि बाईपोल्स सर क्या होता है। देखो, जब इलेक्शन हुए, ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्शंस हैड टेकन प्लेस। अब कुछ सीटें, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वैकेंसी आ जाती है, जैसे इस केस में सम मेंबर्स हैड पास्ड अवे। अब नंदीग्राम में नंदीग्राम नहीं, कोई और जगह है जहाँ से कोई जीता था टीएमसी का मेंबर, उन्होंने अपनी सीट को रिजाइन कर दिया है, जैसे कि तृणमूल एमएलए फ्रॉम बाबनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेटेड। तो जो वैकेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फिल करने के लिए वापस इलेक्शन होते हैं या वापस पोल्स होते हैं, इसीलिए इनको बाई पोल्स कहते हैं। एंड नेचुरली बिकॉज इट इज टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर टू द पार्लियामेंट, कैसे भी हो, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा उसको। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई करे थे, ठीक है, आप ये ट्राई कीजिएगा। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये कुछ नाम दिए हुए हैं, आप ट्राई कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द बिलो मेंशन्ड। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन पोस्ट के लिए, कौन सी पोजीशंस के लिए इलेक्शन करवाते हैं। तो आपके पास ये 5 बताए गए हैं, आपको 5 स्टेटमेंट्स दी गई है और उनमें से आपको सही बताना है। तो आप ये इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है 1 2, यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक इम्पॉर्टेंट हमें दिखता है इंडिया की पॉलिसी। सो टॉक्स विद तालिबान रीअश्योरिंग। तो ये इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसे बोला है। तो मतलब इंडिया का एक स्टैंड था अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में कि हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात नहीं करेंगे। उन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उनकी गवर्नमेंट को, इससे पहले, जब 2001 से पहले। पर इस बार उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो बातें कर रहे हैं इसको। आई मीन दे डोंट रिकॉग्नाइज इट बट एटलीस्ट दे आर इंगेजिंग विद इट। ठीक है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी पड़ेगी। सो दे आर टॉकिंग टू तालिबान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। अच्छा, अब ये बातें क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे टॉकिंग? इंडिया के इंटरेस्ट है कुछ। ये लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, मतलब तालिबान के भी कोई इंटरेस्ट है। सो वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको ना भी देखें, इसको ना भी पढ़े यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू ट्राई टू स्टार्ट थिंकिंग जस्ट बाय रीडिंग द हेडलाइन। मेरा ये ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। तो इंडिया के इंटरेस्ट क्या है विद रेफरेंस टू अफगानिस्तान? अब तालिबान एकदम से आ गया है, तो जो इंडिया ने जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, जैसे एक ग्रुप है हकानी ग्रुप। तो हकानी ग्रुप बिलीव किया जाता है कि इनका पाकिस्तान का बहुत कंट्रोल है इन दिस, एंड दे हैव अ कंट्रोल इन दी तालिबान, और इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब इनको ज़्यादा पावर मिल रही है इन द न्यू गवर्नमेंट। तो इंडिया के क्या इंटरेस्ट है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं? इंडिया अफगानिस्तान को एक गेटवे टू सेंट्रल एशिया देखता है। ऐसा बोला गया था इन अ पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी इन 2015। अगर आप मैप में देखोगे, अफगानिस्तान इज लोकेटेड लाइक दिस, ठीक है, और इसके साथ कनेक्टेड काफ़ी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। तो इसीलिए चाबहार डिप्लोमेसी, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, सब कुछ इसके कंटेक्स्ट में आया था। फिर इंडिया वॉज एंगेज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की थी। हो सकता है तालिबान उसको डिस्ट्रॉय कर दे, और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में ऐसा हो भी सकता है। इंडिया के एसेट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था बाय द हकानी ग्रुप ऑफ तालिबान। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं यहाँ पे। अब तालिबान को क्या इंटरेस्ट है? इंडिया इज प्रिसाइडिंग, पहली बात तो इंडिया इज प्रिसाइडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हो सकता है कि इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग्स ओवर देयर, ठीक है, इंडिया के पास अभी थोड़ा पावर है इस टाइम पे। फिर हो सकता है दे एक्चुअली वांट रिकॉग्निशन फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर इन द रीजन।
तो तालिबान को रिकॉग्निशन मिलेगा तो उनकी हेफ्ट और बढ़ती है। तो ऐसे वो देख रहे हैं इंडिया की तरफ को, पर इंडिया ऑब्वियसली सस्पेशन में है विद रेफरेंस टू द हक्कानी ग्रुप। नेक्स्ट इशू है आपका GS2 में कह लो वैकेंसीज, लेस वैकेंसीज ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, वैसे देख सकते हो, या फिर एक और बड़े पिक्चर में देख सकते हो विद रेफरेंस टू वैकेंसीज या लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट हायर पोस्ट, अब बी इट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और बी इट विद रेफरेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट मैंने कुछ, हम प्रैक्टिस करते रहते तो एक क्वेश्चन, एक अब थीम बनी थी, वाई इज देयर लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन साइंस, एक ऐसा भी एक थीम बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है दैट इवन विद लॉट ऑफ एफर्ट्स हमारे पास ओनली 11% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑन द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एक फैक्ट मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में 11% तो वुमेन है, और ये भी बहुत डिफिकल्टी के साथ हुआ। आइडियली वो खुद बोल रहे हैं गिवन दैट वुमेन इज 50% ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी 50% होनी चाहिए, है ना। और 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए तो हमें काफी आगे जाना चाहिए था, फिर भी हमारी रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट एट द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली 11%। और मैं यही बात करता हूं, बी इट प्राइवेट सेक्टर, बी इट ब्यूरोक्रेसी, बी इट एनी प्लेस, वी डोंट सी एज मेनी वुमेन पार्टिसिपेटिंग, या फिर देयर आर सर्टेन बैरियर्स टू इट। सो व्हाट आर द बैरियर्स टू इट? ठीक है, बैरियर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बस पॉइंट्स में लिखना, ज़्यादा डिटेल में आई रीड इट। व्हाट आर द बैरियर्स, के ऑब्स्टिकल्स है जो वुमेन को हायर पोस्ट में पहुंचने से रोकता है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव इवन रिप्रेजेंटेशन? ऐसा क्यों है कि हम चाहते हैं कि वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो इन हायर पोजीशंस? ऐसा क्यों चाहते हैं? पॉलिटिक्स में हायर रिप्रेजेंटेशन हो, जुडिशरी में हायर रिप्रेजेंटेशन हो, स्कूल्स एज प्रिंसिपल्स, व्हाटएवर, क्यों चाहते हैं हम? क्या फायदा होगा? एंड व्हाट पॉलिसी मेजर्स डू यू रिकमेंड? आप IAS का एग्जाम दे रहे हो, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हो, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सो दैट देयर आर मोर वुमेन इन हायर पोजीशंस और हायर अथॉरिटी? तो आप इसको लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू इनकलकेट सर्टन थिंकिंग स्किल्स। मैं तो बता सकता हूँ बहुत आराम से, बट मैं चाहता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करिए। इनफैक्ट ये GS का एक मेन आंसर बन जाएगा अपने आप ही, आप इसको ट्राई कीजिएगा लिखने का। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट ऐड। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ये। ठीक है, तो असम की ऐड है, मैंने क्रॉप कर दिया है, सिर्फ रेलेवेंट पोर्शंस को रखा है यहाँ पे। तो असम गवर्नमेंट की ऐड है ये। तो इनफैक्ट ऐसे आपको एड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने ऐड को रिलीज़ किया था, कौन सी मिनिस्ट्री। ऐड को रिलीज़ करने से मतलब है किसने, वो स्कीम का स्पॉन्सर कौन है। तो ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन, आई मीन द इशू इज, द स्कीम इज असम इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो एक नई पॉलिसी आई है इन असम टू प्रमोट बायोफ्यूल। बायोफ्यूल समझ रहे हो? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से हम फ्यूल निकालते हैं। फॉसिल फ्यूल इज नॉट रियली अ बायोफ्यूल, वो भी ऑर्गेनिक ही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग बींग्स या फिर उनके डेड, थोड़े से डेड रिमेन्स। फॉसिल फ्यूल्स इज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, so Assam provides the most enabling ecosystem for ethanol production as the state has huge demand of ethanol in 4 petroleum refineries. क्या डिमांड है वहाँ पे? It will be used for blending with ethanol. और ऐसा यहाँ से देखे जा सकता है, समझा जा सकता है, रिपोर्ट रोड मैप ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। ठीक है, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी कह रहा है कि हमें और बायोफ्यूल को नॉर्मल पेट्रोल के साथ मिक्स करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। क्रूड जो है, पेट्रोलियम जो है, बाहर से आता है, फॉरेन कंट्री से, डॉलर्स में आता है, तो हमारी करेंसी भी स्टेबलाइज होगी और हमें हमें फ़ायदा होगा इससे बेसिकली। फिर हमारे पास लार्जेस्ट ऑनशोर प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन द कंट्री, abundant feedstock like sugarcane, maize, rice husk, wheat husk, straw, etc. तो इनसे हम ये इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि इन चीज़ों से हमें बायोफ्यूल या फिर इथेनॉल मिलता है, C2H5OH। ठीक है, हमें इन चीज़ों से मिलता है। इनफैक्ट इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ये आप एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
With reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry, which of the following statements is are correct? So bagasse can be used as biomass for the fuel for the generation of energy. bagasse मतलब वो जो आप गन्ना नहीं होता, गन्ने की मशीन क्रशर से निकलता है, जो बाकी बचा हुआ मिलता है जूस निकालने के बाद, वो bagasse है. फिर नेक्स्ट इज molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. And third, molasses can be used for the production of ethanol. Select the correct answer using the code given below. 3 आंसर लिखिए. तो ये मेंस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था. तो देखिए यही चीज़ हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं. शुगर केन ही है, वो शुगर के रिसोर्सेज, बगास आ गया यहाँ पे, बगास का रेफरेंस शुगर केन, ऐसे आप इसको सोचना सीख सकते हैं. अच्छा, द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बैम्बू इन द कंट्री, बैम्बू से भी बन सकता है मतलब इथेनॉल. द फाइनेस्ट एनवायरनमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या समझते हैं? प्राइवेट सेक्टर आएगा, आराम से वो अपनी कंपनी शुरू कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ईजी होंगे, है ना, यही मतलब निकलता है इसका. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे है. अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है बताइए. इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर, 15 या 16 में आया था. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. आप बस नाम लिख दीजिए. वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड बैंक एंड कनेक्टिविटी. तो ये GS3 का एक टॉपिक बन जाता है, पर इसको GS2 में भी देख सकते हैं. आप देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास ज़्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स. एक फेडरलिज्म का बात नहीं आता है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. एक स्टेट बोल रहा है कि मैं आपको एडवांटेज प्रोवाइड करूंगा, आप हमारी जगह पे आइए एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स. हम आपको कैपिटल सब्सिडी, पावर सब्सिडी, इंटरनेट इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारी जगह पे आओगे. तो अब ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात हो जाती है. और अगर इसको स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट देता है ना, तो फिर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल बन जाता है. तो ये था. अच्छा, आप बताइए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन. थोड़ा सा 4-5 पॉइंट्स बस छोटे में लिखना प्लीज कमेंट्स में. नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू केरला. वही नई बीमारी नहीं है, एक्चुअली पहले भी आई थी. तो निपा वायरस, निपा डिजीज वापस आ गया. अब मैं 2-3 बार बोल ही चुका हूँ वायरस. तो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. इनफैक्ट ये चीज़ आपको ना ध्यान रखनी चाहिए डिजीजेस के टाइम पे, कि डिजीज के बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या है डिजीज के बारे में. ठीक है, इज इट अ वायरल, बैक्टीरियल. जैसे टीबी का मैंने एम्फेसिस दिया था, बैक्टीरियल है, तो यहाँ पे वायरल है. मलेरिया कौन सी है आप बताइए, मलेरिया के ऊपर एक वैक्सीन आई है. तो वायरस इन्फेक्शन एंड इट इज़ अ जूओनोटिक इलनेस. ये WHO की वेबसाइट से मैंने लिया है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक डिटेल्स है, मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था. जूओनोटिक इलनेस मतलब जानवरों से आती है. तो इंडिया के केस में इट इज सेड दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रूट बैट्स, पर ये पिग्स और बाकी जानवरों से भी आ सकती है. इट कैन कम फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये भी आपको देखना है यहाँ पे. ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको प्रीलिम्स के लिए. इट इज़ एन अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस विद फैटल एन्सेफेलाइटिस. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. So WHO has identified Nipah as a priority disease. Priority, ये क्लासिफाई करते हैं डिजीज को इन डिफरेंट टाइप्स. तो प्रायोरिटी डिजीज क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कोई ड्रग आज तक बना नहीं है जो इस बीमारी को टारगेट करे. तो ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, मैं WHO की वेबसाइट पे ही था, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को एक अच्छा थीम मिला वहाँ पे WHO में. तो उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. The recent outbreak of new and emerging diseases is real and puts the spotlight on the preparedness and strong health systems to effectively deal with such diseases. Comment, यहाँ मैंने comment लिखा है यहाँ पे. तो भारत में, मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, भारत में कई नई बीमारियाँ आ रही है और इसका खतरा वास्तविक है. ठीक है, इससे हमारी दृष्टि, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी और बुलंद स्वास्थ्य सिस्टम या
सिस्टम का हिंदी याद नहीं आ रहा, टू इफेक्टिवली डील विद सच डिजीजेस, उस डिजीज़ को झेलने के लिए हमारे पास वो सिस्टम होना चाहिए। सो जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ ये वायरस से ये निपा वायरस आता है, हेनिपा वायरस, हेनी निपा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आता है विल प्रपोज ऑल्टर्ड कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट कोविड। ये ऐसे ही है एक्चुअली, इतना प्रायोरिटी का नहीं था, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा बिकॉज चीफ मिनिस्टर एक तो बोल रहे हैं कि हम अनलॉक करने वाले हैं। केरला का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड लाइकवाइज ओडिशा का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये लोग ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, चांसेस है कि पैन इंडिया भी ये अप्रोच फॉलो हो जाएगा। और उन्होंने इसके लिए फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी वो कह रहे हैं कि हमें कॉशन से करना पड़ेगा, बिकॉज अभी रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई थी केरला के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो उन्होंने कोई स्टेप्स बताए हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं वी नीड टू हैव हाइपर लोकल सर्वेलेंस। हम ओपन तो कर देंगे, पर आप लोगों को, कम्युनिटी को सर्वेलेंस रखना पड़ेगा। अगर किसी को हुआ है वायरस तो आप ध्यान दीजिए कि वो बाहर ना निकले, आप अवेयरनेस फैलाइए, हाइपर लोकल सर्वेलेंस, आप निगरानी रखिए, सतर्कता रखिए। सो बाय नेबरहुड एंड वॉच ग्रुप्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और इंश्योर कीजिए कि वो क्वारंटाइन रहे, अगर किसी का पॉजिटिव आता है वो क्वारंटाइन रहे, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो उस पर पनिशमेंट होगी, उसकी बहुत सिवियर पनिशमेंट होगी, देयर विल बी हैवी फाइन एंड प्रोसिक्यूशन। और जो बाकी खर्चा है उसके लिए, जैसे कि ब्रेड है, रहने का खर्चा है, दवाई है, वो उस आदमी से वसूला जाएगा, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं। बाद में वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ के मैजिस्ट्रेट्स हैं, लोकल मैजिस्ट्रेट्स हैं वहाँ के, वो लोग पैंडमिक के रिगार्ड में, अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट में एविडेंस मिलता है उसके रिगार्ड में वो और सेफगार्ड्स लेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकल मैजिस्ट्रेट्स की यहाँ पे। और वो बोल रहे हैं कि जिन जगहों में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, तो मोर देन 7% उन केसेस में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, सो दैट वो कंटेन रहे उस प्लेस में। आपने सुना ही होगा कंटेनमेंट जोन, वही मतलब है इसका। तो ये था यहाँ पे, ये भी आपका क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट्स आर टेकिंग एक्शंस, तो आपको यहाँ पे दिखता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, काफ़ी लंबा सा आर्टिकल था एक्चुअली, ठीक है, बट दिस इज़ अबाउट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। पर इतने बेसिक डिटेल्स तो आपको पूछेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैंने बेसिक आइडिया ले लिया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। सो दिस इज अबाउट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने से ना कंटेक्स्ट पता लग जाता है, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं कि हमें क्या चाहिए। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, ठीक है। अभी रिसेंटली वो पार्लियामेंट की, मैंने पहले ही बताया था, पार्लियामेंट की जो कमेटी है ऑन एजुकेशन, उन्होंने भी कहा था कि आप स्कूल्स को रीओपन करिए, ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, दैट इज़ नॉट रियल एजुकेशन, याद है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। काफ़ी सारी बातें हो रही है उसके बारे में, कह रहे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो रहा है, स्कूल्स बंद है, स्पेशली जो गरीब वर्ग से है। So discuss in reference to the ongoing SARS coronavirus pandemic। तो उस कंटेक्स्ट में आप बताइए। तो यहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी आप ऐड कर सकते हो इसको। तो ये देखा गया है कि नॉर्मली जो बच्चे हैं, जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, आप कोविड के रिगार्ड में पता होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो जो बच्चे हैं उनमें कोविड की संभावना कम होती है, कोविड इन्फेक्शन की, ठीक है। तो ये देखा गया है। पर अभी रिसेंटली आईसीएमआर की एक स्टडी कहती है कि बच्चों में भी एडल्ट्स के कंपैरिजन में कोरोना वायरस के ट्रेसेस देखे गए हैं, उसमें एंटीबॉडीज देखे गए हैं। सेरो सर्वे जो होता है वो बताता है, मतलब एक ब्लड टेस्ट होता है एक्चुअली, रैंडमली ब्लड टेस्ट लेते हैं, तो वो देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज है या नहीं है कोरोना वायरस के लिए। तो सेरो सर्वे से पता चला है कि बच्चों के अंदर भी एंटीबॉडीज है, मतलब उनको भी इन्फेक्शन हुआ था, शायद दिखा नहीं वो। तो ये एक अजम्पशन जो है, एक अजम्पशन है कि बच्चों को नहीं होता है, वो थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे ये बात सही है कि थोड़ा कम है, पर फिर भी है वहाँ पे प्रॉब्लम है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, मान लो बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम कम हो रही है सार्स कोरोना वायरस से, पर जब बच्चे जाते हैं वो लोगों से मिलते हैं और वापस अपने घर में जाते हैं तो वो फैमिलीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली एल्डरलीज, ठीक है। तो चांसेस है दैट इन्फेक्शन और बढ़ सकती है इससे, जो जहाँ पे कम थी वहाँ पे भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फिर भी रखना पड़ेगा। तो मतलब स्कूल खुलते हैं, मास्क पहन के रखे, बच्चे मास्क पहने, टीचर्स मास्क पहने, वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो वो सारे मेजर्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो अब मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, ये तो मैंने बोल दिया, पर डिस्कस है ना, तो आपको शॉर्ट कमिंग्स ही बतानी पड़ेंगी, पॉजिटिव्स क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, शॉर्ट कमिंग्स, और ये सब आपको बताना पड़ेगा विद रेफरेंस टू रिपोर्ट्स। आईसीएमआर ने क्या बोला है, आईसीएमआर की फाइंडिंग क्या है सेरो सर्वे में, ठीक है, ये रिसेंट एविडेंस क्या है, आप किस बेसिस पे वो पॉइंट्स बोल रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स में। तो प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से आप बताइए और लास्ट में बताइए क्या अप्रोच होनी चाहिए इन द कंक्लूजन। अब नेक्स्ट है एंटी मलेरियल वैक्सीन ड्रग कॉम्बो प्रूव्स मोस्ट एफिकेशियस इन अफ्रीका ट्रायल। तो एंटी मलेरियल वैक्सीन एंड ड्रग कॉम्बो, पहले तो वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं, इनफैक्ट ये भी छोड़ो, पहले मलेरिया के ऊपर देख लेते हैं। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मलेरिया जैसे मैंने बोला था वायरल डिजीज है, निपा के टाइम पे बोला था, तो मलेरिया किस तरह की डिजीज है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये बताइए कि मलेरिया इज अ मस्कीटो से डिजीज होती है ये, तो आपकी जैसे डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, वो भी मच्छर से होता है, पर कौन से मच्छर से होता है आप ये बताइए, ठीक है, कौन से मस्कीटो से होता है, और मलेरिया के लिए कौन सा सबसे वेल नोन ड्रग है, एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, अब ये मलेरिया एक डिजीज़ है, बहुत हालत ख़राब होती है अगर आपका हुआ हो तो, ठीक है, तो और अगर मान लो गरीब वर्ग से है तो उनमें और प्रॉब्लम उसमें हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाता है, इसीलिए हमें मलेरिया पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। तो इस कंटेक्स्ट में एक पहली बार एक वैक्सीन न्यूज़ के अंदर आई है, सो फर्स्ट मलेरियल वैक्सीन जिसका नाम है RTS, ठीक है, और इसकी एफिकेसी इज अराउंड 50%, पर वो कह रहे हैं अगर हम इसको कुछ मेडिसिन के साथ ले, मेडिसिन या इसको बोल दिए केमिकल कीमो प्रिवेंशन, केमिकल मतलब कीमो, तो कीमो प्रिवेंशन के साथ लेते हैं इस वैक्सीन को तो इसकी एफिकेसी 70% से ऊपर हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, बस आपको ये पता होना चाहिए RTS। अब दूसरे कंटेक्स्ट में, अब यहाँ पे जो इशू आता है, आप इंडिया के हिसाब से सोचिए, ऑल्दो ये अफ्रीका के रिगार्ड में पॉइंट है, क्या हम बीइंग अ पुअरर कंट्री विद लेस रिसोर्सेज डेफिनेटली, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होंगी, लॉजिस्टिकल इश्यूज, ठीक है, गिवन कि आपको दवाई वैक्सीनेशन बार बार लगानी है और आपको दवाइयाँ भी देनी है साथ में, ये मुश्किल हो जाता है। हमारी जितनी भी वैक्सीनेशन होती है, जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें 5 बीमारियों का एक साथ वैक्सीन में दे देते हैं, यहाँ बोल रहे हैं मल्टीपल वैक्सीन लगेंगी, तो कहा गया है 5 डोज वैक्सीन, तो इसमें कुछ लॉजिस्टिकल इशू होंगे, ये एक बैरियर है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे एक और एक चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट दिखी थी, दैट इज़ एक स्कीम का नाम है जिसको बोला है एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI। तो ये EPI कौन सी चीज़ लेके आई है? EPI is a scheme that was introduced by the World Health Organization। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वो लेके आए थे, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जहाँ पे डिजीज बर्डन ज़्यादा है, जो वैक्सीन्स के साथ प्रिवेंट किया जा सकता है, वैक्सीन्स या बेसिक मेडिसिन के साथ, उससे बचने के लिए एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन WHO ने लिया था। इंडिया में उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और अब एक नई स्कीम आई है दैट इज इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये था बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो आज के न्यूज़पेपर में से था, तो बस इतना ही है आप आज के पेपर में।
So you're watching Prep IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.